भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। आज 24 सितंबर 2021 है, दिन है फ्राइडे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। अब ये यूपीएससी का जो कोर्स है, स्मार्ट कोर्स, इसके ऊपर चल रहा है मंथ एंड सेल। फ्लैट 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, ऊपर से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। इसके लिए आपको ये कोड STUDY20 का इस्तेमाल करना है। ये ऑफर 30 सितंबर तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, वीडियोस, कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको या तो हमारी वेबसाइट studyiq.com या फिर हमारा मोबाइल ऐप जो है उसके ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वाइटल रिलीफ द हिंदू का ये आर्टिकल है। भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु हुई है, तो जो व्यक्ति नेक्स्ट ऑफ किन है, फॉर एग्जांपल एक परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये जो हैं वो सरकार उस परिवार को प्रोवाइड करेगी। 50,000 रुपीज़ पर डिसीज्ड इंडिविजुअल विद इन 30 days ऑफ सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और 30 days के अंदर ये 50,000 रुपये जो हैं वो सरकार आपको प्रोवाइड कर देगी। ये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोविड में कोई मर गया है तो उसकी जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी ब्रेड विनर की मृत्यु हो गई है, किसी प्रोडक्टिव मेंबर की मृत्यु हो गई है, खर्च भी काफ़ी हो गया होगा, तो ये 50,000 रुपये जो है ये एक प्रकार से एक छोटी सी हेल्प है, एक छोटा सा जेस्टर है सरकार की तरफ से। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में क्रोनिक डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और इनविजिबल मोर्टालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ की वजह से हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख, 1,50,000 जितने लोग हमारे देश में हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे कोजेस हैं जिनको लेकर भी सरकार को कॉम्पनसेशन के बारे में सोचना चाहिए। 13 सितंबर 2021 तक की बात करें तो WHO का रिपोर्ट यह कहता है कि भारत में कोविड की वजह से 4 लाख से भी ज़्यादा, 4.5 लाख आप पकड़ लीजिए, 4,45,768। और आज मैं आप बात कर रहे हैं 24 सितंबर है, तो आप इसमें 5,000 और ऐड कर दीजिए। लेट्स से कि 4,50,000 जितने लोग जो हैं वो कोविड की वजह से उनकी मृत्यु है। हमारे देश में टोटल कंफर्म्ड केसेस जो हैं ये हैं 3,35,31,498। अब ये 4,50,000 लोगों को अगर, या फिर 4,50,000 लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये दिए जाए तो हमें कितने पैसे साइड में रखने पड़ेंगे? सरकार को 2,300 करोड़ रुपीस जो हैं वो देने पड़ेंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये रिलीफ अमाउंट प्रपोज की है। और ये पे कौन करेगा, ये फिर पे आउट कहाँ से मिलेगा आपको? इट विल बी पेड आउट बाय द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। और स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, अलग अलग राज्य सरकारों को ये मैकेनिज़्म, ये सिस्टम तैयार करनी होगी कि पीपल फ्रेंडली तरीके से ये कॉम्पनसेशन या फिर एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो उन परिवारजनों तक पहुंचाई जाए जिनका कोई ना कोई सदस्य जो है वो कोविड की वजह से मर गया है। फ्रेश ऑडिट्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में हमने ये भी देखा था कि नंबर्स को छुपाने के लिए ये चीज़ की गई कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है कोविड की वजह से, उसको ऑलरेडी हार्ट के साथ जुड़े हुए कुछ डिजीज़ थे, लंग्स के साथ जुड़े हुए कुछ डिजीज़ थे, मे बी किडनी के साथ जुड़े हुए डिजीज़ थे। तो जब कोविड होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई जगहों पर यह भी हुआ है कि उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण कोविड नहीं बताया है, उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण दूसरी कोई कोमोर्बिडिटीज़ बताई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में
फ्रेश ऑडिट्स की और रीसर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है, सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया गया है, तो अब वो लोग भी सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी बिट मोर चैलेंजिंग, ये इतना इजी नहीं होगा। ऑफ कोर्स बॉटम लाइन तो यही है कि राज्यों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पूरी प्रोसेस है ये इजी हो, एक्यूरेट हो और एम्पैथेटिक हो। सहानुभूति से हमें इस पूरे मैटर को हैंडल करना हो। व्हेन आई से हम, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम को एम्पैथेटिक तरीके से, लोगों के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रति एक सहानुभूति रखते हुए ये सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा। बहुत सारे केसेस भी फाइल किए गए हैं, बहुत सारी जगहों पर यह भी है कि परिवारजनों को जो राइट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कोविड की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है लेकिन सर्टिफिकेट किसी और चीज़ का है, तो इसको लेकर केसेस भी हुए हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। ये 50,000 रुपये जो देने की बात बताई है सरकार ने, वो अच्छी बात है, लेकिन ये सभी तक जब तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस, बहुत सारे अलग अलग हर्डल्स से गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें काफ़ी परेशान भी होंगे, सिस्टम में भी एक डिस्ट्रप्शन आएगा। बट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। एक और विचार मेरे मन में आ रहा है जब मैं ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट जब भी सुनता हूँ कि कोई बिल्डिंग गिर गई और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई या फिर इंजर्ड हुए और उसके बाद सरकार एक्स ग्रेशिया अमाउंट डिक्लेयर करती है। जो मर गए हैं तो उनके परिवारजनों को लेट्स से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। सेम थिंग गोज विद ट्रेन एक्सीडेंट, अर्थक्वेक के टाइम पर एक्सेट्रा। ये अमाउंट बंद नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये अमाउंट जो है, ये सपोर्ट जो है, ये उस व्यक्ति को बहुत काम आता है या फिर उस परिवार को बहुत काम आता है जो परिवार ऐसे प्रॉब्लम्स में से गुजरता है। दूर बैठकर कमेंट करना इजी रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, जिस परिवार के साथ हुई है, उनके लिए ये पैसे जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो दिस अमाउंट इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है दिस इज़ मोर रिएक्टिव, ये बंद नहीं करनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि ये अमाउंट तो मिलती रहे, बट ये रिएक्टिव है। प्रॉब्लम हो जाने के बाद ये पैसे दिए जाते हैं। क्या कोई ऐसी सिस्टम डिज़ाइन नहीं की जा सकती जो प्रोएक्टिव हो? लाइक बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग अचानक से गिर जाएगी। बिल्डिंग गिरती है क्योंकि जिसने उसको अप्रूवल दिया है उसने उसका अच्छा ध्यान नहीं दिया, किस प्रकार का इंजीनियरिंग या फिर सीमेंट और स्टील किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है, उसमें कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो पहले से ही अगर इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी तरीके से हो, तो ऐसे डिज़ास्टर्स जो हैं वो हम कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स की बात करें तो कितने सारे लोगों के, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले ये कहा था कि हमारे देश में आतंकवादियों की वजह से जितने लोग नहीं मरते हैं उतने लोग तो सिर्फ पॉट होल्स की वजह से मर जाते हैं। पॉट होल्स यानी कि जो रोड रस्तों के ऊपर जो खड्डे होते हैं, उसमें मोटरसाइकिल लेकर कोई जा रहा है और बहुत बड़ा खड्डा है, वो गिर गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ 8-9 हज़ार जैसे लोग हर साल हमारे देश में खड्डों की वजह से मर जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, तो उनके एक फ्रेंड, उन्होंने फार्म में गेट टुगेदर जैसा रखा था, खाना पीना खा लिया शाम को और सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे। तो उनका एक फ्रेंड जो है वो नज़दीक के गांव में रहता था और वो मोटरसाइकिल लेकर आया था और वो जब वापस जा रहा था, थोड़ी बहुत बारिश भी थी, तो रोड के ऊपर उसको वो खड्डा नहीं दिखाई। वो 70-80 किलोमीटर की स्पीड पर जा रहा था और खड्डा आ गया और बाइक जो है वो बैलेंस घुमा गया एंड वो व्यक्ति आज नहीं है। एक यंग अंडर 30 उसकी एज थी। एक ऐसे खड्डे की वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई। तो ऐसी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं।
ये जो रोड और ऐसे खड्डों की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई एक्स ग्रेशिया या कुछ नहीं मिलता है, और फिर मिल भी जाए देन उसका पॉइंट भी क्या है। तो ऐसी बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बाद में इतने पैसे देने से अच्छा है कि इतने पैसों का इस्तेमाल करके हम जिन चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उनको हमें सॉल्व करना चाहिए। दिस जस्ट ए पॉइंट जिसके बारे में डेफिनेटली इसके बारे में सरकार को सोचना ही चाहिए। इसी के साथ इस आर्टिकल में ये भी कहा है द सेंटर मस्ट कंसिडर प्रोवाइडिंग एडिशनल कॉम्पनसेशन इन फ्यूचर, कि कोविड-19 और इस प्रकार के जो जैसे साइक्लोन, मेजर एक्सीडेंट्स, बिल्डिंग कोलैप्सेस, इंडस्ट्रियल मिसहैप, ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में से 2 लाख रुपए जिनकी मृत्यु हुई उनको और 50,000 रुपये जिनको सीरियस इंजरी हुई है उनको दिए जाते हैं। तो कोविड और इस प्रकार के पेंडेमिक्स के लिए भी हमें ये PMNRF में से पैसे जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए, ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये एक सजेशन दिया था, इंश्योरेंस फॉर डिज़ास्टर्स, कि वी हैव टू सेट अप ए रिस्क इंश्योरेंस फॉर डिज़ास्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि लोगों को एक प्रकार से इंश्योर किया जाए। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक डियर फ्रेंड्स। सिर्फ यूपीएससी के कोर्स की बात नहीं है, यूपीएससी कोर्स के अलावा जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के ऊपर भी मंथ एंड सेल चल रहा है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि 30th सितंबर इज़ द लास्ट डेट, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये 2 सोर्सेज से मिल जाएगी। आज के लेक्चर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल 8:30 AM शार्प 8:30 AM आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। अनदर ग्रुपिंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है AUKUS, AUKUS. AU stands for Australia, then you have UK and USA. तो इन 3 देशों ने एक नया सिक्योरिटी अलायंस तैयार किया है। भारत ने ना तो इस अलायंस को वेलकम किया है, ना तो इसके बारे में कोई गलत बात बताई है। भारत एक प्रकार से न्यूट्रल है एज फार एज AUKUS इज कंसर्न्ड। AUKUS के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी। मैंने आपको इंडो पैसिफिक का मैप दिखाया था, ऑस्ट्रेलिया, यूके के बारे में बताया था कि यूके एक ऐसा देश है जिसकी कुछ आइलैंड नेशंस जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी हैं, पैसिफिक में भी हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और ये AUKUS जो है ये बेसिकली सिक्योरिटी अलायंस जो है ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए है। डायरेक्टली उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने की जब भी बात आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है चाइना। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया ने ना तो इसको वेलकम किया है, ना तो इंडिया ने इसके बारे में कोई गलत बात बताई है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब ने यह बताया कि AUKUS विल नॉट अफेक्ट प्लान्स टू स्ट्रेंथन द क्वाड। उन्होंने ये बताया कि AUKUS जो है वो क्वाड को और ज़्यादा मजबूत बनाने का जो प्लान है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि AUKUS और क्वाड दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। AUKUS जो है ये सिक्योरिटी अलायंस है और क्वाड का मेन फोकस सिक्योरिटी नहीं है, या फिर सिक्योरिटी इज़ नॉट दी ओनली थिंग। AUKUS का ये लग रहा है कि सिक्योरिटी ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्वाड जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डील करना चाहता है। आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। India does not see AUKUS as nuclear proliferation. ये न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपांड करने का कोई ग्रुप नहीं है। इसमें जो सबमरीन की बात बताई है कि यूएसए अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेगा। रिमेंबर, इट इज़ न्यूक्लियर प्रोपेल्ड। व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोपेल्ड? न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन का मतलब ये होता है कि ये सबमरीन डीजल के ऊपर, इसका फ्यूल डीजल नहीं होगा, इसका फ्यूल होगा न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर, जब एक सबमरीन न्यूक्लियर पावर वाली होती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। डीजल के कंबशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन, तो एक लिमिटेड ऑक्सीजन स्टोर करके डीजल वाली सबमरीन नीचे चली जाती है। फिर जब उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तब उसको वापस सरफेस पर आना पड़ता है, ऑक्सीजन कलेक्ट करके वो फिर से चली जाती है नीचे। न्यूक्लियर वाली सबमरीन जो है उसको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं, वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है।
फ्रांस इस डील को लेकर नाराज है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सबमरीन को लेकर डिस्कशन चल रही थी, डील चल रही थी, और अचानक से फिर यूके और यूएसए ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील कर दी। तो फ्रांस इतना नाराज़ हो गया कि फ्रांस ने यूएसए से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। और फ्रांस का कहना यह है कि यूके को ये कहा कि आपने यूरोपियन एलाई, यूरोपियन फ्रेंड होकर हमें ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा नाराज़ हो गया यूएसए से, आसियान कंट्रीज़ भी थोड़े बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपने डील की और हमें किसी भी बारे मीन्स इस बारे में हमें किसी भी बात की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। तो एक तरफ आप कहते हैं कि आप हमारे एलाई हैं, आप हमारे मित्र हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे डील्स करते हैं और हमें बताते भी नहीं हैं। तो इसको लेकर थोड़े बहुत इश्यूज डेफिनेटली क्रिएट हुए हैं। द प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ द अलायंस इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग द क्वाड्स एजेंडा टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। क्वाड चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री रहें, ओपन रहें और इंक्लूसिव रहें। सेम चीज़ ये ऑकस भी करेगा। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखें तो क्वाड को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं है। क्वाड चाहता है मैरीटाइम एक्सरसाइजेस हों, सिक्योरिटी एंड दूसरे जो एफर्ट्स हैं उनको क्रिएट किए जाए। फिर कोविड को कंट्रोल करने में भी क्वाड कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले की हमारी जो पुरानी डिस्कशंस हैं उसमें हमने देखा था कि क्वाड के जो 4 मेंबर्स हैं, यूएसए, जापान, ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार का रिवीजन है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद आ जाएगी। इंडिया को क्या कहते हैं? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इजंट इट? तो दवाई का प्रोडक्शन, कोविड की जो वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? इंडिया में। यूएसए जो है, ये यूएसए पैसे भी प्रोवाइड करेगा और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। जापान जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, थोड़े बहुत पैसे प्रोवाइड करेगा। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो लॉजिस्टिक्स में काफ़ी आगे है। तो ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए ये 4 देश मिलकर कोविड की वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे। भारत में प्रोड्यूस होगी। यूएसए की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी, यूएसए और जापान के पैसे, ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक सपोर्ट की टीम मिलकर पूरे रीजन में, आसियान और दूसरे देशों तक कोविड की वैक्सीन जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये है। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्वाड काम करना चाहता है। फिर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ और जो सप्लाई चेन है, बिजनेस के लिए सप्लाई चेन, एक जगह से सामान दूसरी जगह पर जाता है, वहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, फिर कहीं और। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है इसको भी और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। ये ऑकस से यूएसए ये भी सिग्नल दे रहा है कि अमेरिका इस बैक। ट्रम्प के टाइम पर हमने ये देखा कि अमेरिका बहुत सारी चीज़ों में से निकल रहा था, बहुत सारे ग्रुप्स में से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अमेरिका का ये एक इशारा है कि वो डेमोक्रेसीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब देखते हैं कि आगे ये ग्रुप जो है वो और क्या नई चीज़ें करता है। मेक डिपार्टमेंट्स स्मार्ट फर्स्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इट्स अबाउट ई गवर्नेंस। अब जैसे जैसे हमारा शहर या फिर हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, उसी पर मीन्स जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने हमारे सिटीज़ एक्सपांड होंगे, तो उतना ही अच्छा गवर्नेंस और उतनी ही अच्छी सर्विस डिलीवरी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम सब चाहते हैं कि हम एक स्मार्ट सिटी में रहें। स्मार्ट सिटी का मतलब यह है कि जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाए, ताकि सही और अच्छी जो सर्विसेज हैं वो हर एक नागरिक को मिले। तो स्मार्ट सिस्टम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट होगा, या फिर जो भी हम कर रहे हैं तो इसका डेटा जनरेट होगा और इस डेटा का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग के लिए लिया जाएगा। ए स्मार्ट सिटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मार्ट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स। स्मार्ट फंक्शंस और स्मार्ट डिपार्टमेंट्स मिलकर एक स्मार्ट सिटी का बेस बनाते हैं, और इसका बेस तब बनेगा जब एक बिहेवियरल चेंज आएगा। मैं कुछ दिनों पहले, मेरे एक फ्रेंड हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो मैं उनकी ऑफिस को विज़िट करने के लिए उनकी ऑफिस में गया था, और वी आर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स। तो मैंने एक दूसरी जो उनकी ऑफिस थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो बड़े बड़े हॉल्स थे उसमें, तो बड़े बड़े हॉल्स पूरे फाइल्स से भरे हुए थे, कागज़ से भरे हुए थे। तो वी डिस्कसिंग दिस थिंग कि कब ये कागज़ जो है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आज भी ऐसा है कि अब जो भी चीज़ें सरकारी
ऑफिस में होती हैं, सभी नहीं लेकिन उनकी ऑफिस में, तो एक एग्जांपल लेते हैं उनकी ऑफिस का, कि उसमें यह है कि पहले आपको सारी चीज़ें पेन एंड पेपर में नोट डाउन करनी है, यानी कि कागज़ में फिजिकल फॉर्म में, और उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में भी अपलोड करनी है। तो इससे एरर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के ज़माने में ये सारी चीज़ों को हमें चेंज करना होगा। आंध्र प्रदेश में जो यूएलबी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जब डिजिटाइजेशन का एडॉप्शन किया, डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने ये देखा कि हर हफ्ते 11 आवर्स जो हैं ऑफिस की बच जाती हैं। 11 आवर्स, इट्स एक जो ऑफिस आवर्स हैं उसका आप पकड़ लीजिए 1.5 डेज, इजंट इट, 8 आवर्स प्लस यू कैन ऐड 3 आवर्स हियर। तो जैसे जैसे सिस्टम और अच्छी होगी तो आप एक पूरा दिन बचा पाएंगे। जस्ट इमेजिन कि जापान जैसे जो 4 डे पर वीक की बात कर रहा है, तो ये चीज़ हम कर पाएंगे कि आपको 4 दिन ही ऑफिस में जाना है, 3 दिन आपकी छुट्टी। डू यू नो दैट जापान में ये सिस्टम है। तो ये चीज़ हम कर पाएंगे अगर हम समय बचा पाएंगे तो, और ज़्यादा काम भी हो पाएगा। तो वी नीड टू डू दिस थिंग, और चीज़ें सिटीजन सेंट्रिसिटी से डिज़ाइन करनी होगी, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब तक लोगों को ये फील नहीं होगा कि उनका टाइम बच रहा है, इसमें काम करने का तरीका ईजी हो गया है, तब तक वो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भी प्रयास करने चाहिए, और सिटीजन्स को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सिटीजन्स मिलकर इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो सकती है जिसमें को क्रिएशन, लर्निंग, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें इसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें देखने को मिल सकती हैं। मूविंग ऑन, रेरिफाइड स्टैंडर्ड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। WHO ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को रिवाइज करा, इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा है। जो 2005 का बेस लेकर WHO चल रहा था, 2005 के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको रिवाइज करके अप टू डेट बनाया जाएगा। WHO का कहना यह है कि हर साल दुनिया भर में 7 मिलियन यानी कि 70 लाख, कोविड से आप देखिए यहाँ पर कोविड के साथ इसको कंपेयर कीजिएगा, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एक्सीडेंट और दूसरे डिजीजेस की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, दुनिया भर में 7 मिलियन 70 लाख लोगों की मृत्यु पॉल्यूशन की वजह से होती है। हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में 57,000 लोगों की मृत्यु एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल होती है। लास्ट ईयर इतने लोगों की मृत्यु हुई, 57,000। इतने लोग कोविड से भी दिल्ली में नहीं मरे होंगे। दिल्ली में जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मीन एवरेज जो है, वो WHO के पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 8 गुना ज़्यादा है, और नए स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो 17 टाइम्स ज़्यादा है। मुंबई में ये कुछ 8 टाइम्स ज़्यादा है, कोलकाता में 9.4 टाइम्स ज़्यादा है, चेन्नई में 5.4 टाइम्स ज़्यादा है। हमारे चारों सबसे बड़े सिटीज़ की सिचुएशन देख लीजिए, एयर पोल्यूशन या फिर एयर की क्वालिटी जो है वो जहर के बराबर है। There is no denying that both Indian air quality standards and pollution mitigating measures need to be strengthened. हमें हमारे pollution standards को भी improve करना पड़ेगा, और mitigation के जो measures हैं उनको भी improve करना पड़ेगा। हमारे देश को तरक्की भी करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक बैलेंस जो है इसको अचीव करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, ग्रीन इकोनॉमी जो है ये एक्सपेंसिव है, लिथियम आयन बैटरीज और कॉपर बेस्ड ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, नो डाउट अबाउट इट। और इससे एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्रीनफ्लेशन। ग्रीनफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आप ग्रीन एनर्जी सोर्सेस को सप्लाई करते हैं तो ये इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो ग्रीनफ्लेशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बट हाउ वी कैन कंट्रोल ग्रीनफ्लेशन? ये जो बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी डेवलपमेंट कर लिया है अपना, तो इन देशों की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है 1850 से लेकर 1700 से लेकर 1750s के बाद से इन्होंने इंडस्ट्रियल एरा और ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, और फिर उन्होंने तब से पोल्यूशन किया है। तो इन रिच देशों को, इन पैसे वाले देशों को, दुनिया के गरीब और डेवलपिंग देशों को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फाइनेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको लेकर ग्लोबल साउथ यानी कि सारे डेवलपिंग देश मिलकर एक प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट करें तो भारत जैसे देश को भी पैसे मिलेंगे, और इन पैसों का इस्तेमाल जो है, और टेक्नोलॉजी और पैसों का इस्तेमाल जो है वो हम
ये ग्रीनफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। और ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एफर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो एयर पोल्यूशन उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है, तो एयर पोल्यूशन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और भारत एक ऐसा देश है जो खुद की भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, तो इसको लेकर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। फोकस का मतलब ये भी है पैसे भी देने होंगे, कल्चर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्रिएट करना पड़ेगा। आज का लास्ट येट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाइना इन CPTPP। सो व्हाट इज CPTPP? इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें 11 एशिया पैसिफिक के देश हैं। इसमें है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। उसके बाद आपको सिंगापुर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई एंड वियतनाम, ये सारे देश। तो इसकी खास बात यह है कि 11 देश हैं, 500 मिलियन जितने लोग और 13.5 ट्रिलियन टोटल। ये 11 देशों की जीडीपी जो है दैट इज़ 13.5 ट्रिलियन। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो दिस इज़ कनाडा, ये रहा मेक्सिको, देन यू हैव पेरू हियर, चिली इज़ हियर। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये पैसिफिक ओशियन है, राइट, दिस इज़ ऑल्सो पैसिफिक। तो ये रहा जापान, देन यू कैन सी हियर वियतनाम, ये रहा मलेशिया, फिर सिंगापुर एक छोटा सा यहाँ पर है, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज़ हियर, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई जो है वो भी एक छोटा सा देश यहाँ पर है। तो ये हो गए 11 देश। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना इसको ज्वाइन करने जा रहा है। CPTPP जो है इसकी शुरुआत USA ने की थी एज ए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और ओबामा ने काफ़ी इसको लॉन्च किया और ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें हुई। फिर मिस्टर ट्रंप आए और मिस्टर ट्रंप ने USA को इसके बाहर निकाल दिया। तब TPP के दूसरे जो देश हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए कि USA अचानक इसमें से निकल गया, और TPP का लक्ष्य ये था कि 21st सेंचुरी के ट्रेड रूल्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक में इम्प्लीमेंट किए जाएं। जापान और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर इस ग्रुप को बचा लिया, और इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कुछ यहाँ पर डेट भी है, लेट्स क्विकली गो थ्रू द डेट। हाँ, ये फंक्शनल है 30 दिसंबर 2018 से ये एग्रीमेंट जो है ये फंक्शनल रहा है। तो ये 11 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने कई बार आपको समझा दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चीज़ें फ्री में नहीं दी जाती। जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, वो नहीं लगाई जाती ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर। 100% सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, लेकिन 80% जितनी चीज़ों के ऊपर किसी भी प्रकार की ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती। तो ट्रेड करना दो देशों के बीच में या फिर ऐसे ग्रुप्स के बीच में काफ़ी ईजी हो जाता है। अब चाइना जो है वो इसका मेंबर बनना चाहता है, और चाइना को अगर इसका मेंबर बनना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। चाइना को अपनी कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, और ये 11 देशों को चाइनीज़ मार्केट जो है उसमें ज़्यादा एक्सेस देना पड़ेगा। चाइना ये करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर चाइना को काम करना होगा वो है इन्वेस्टर सेटल डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स, ई कॉमर्स रूल्स, कंपटीशन पॉलिसी प्रोविजंस इम्पैक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये सारी चीज़ों में चाइना इतना कोई अच्छा देश नहीं है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी करता रहता है। तो अब देखते हैं कि चाइना इस ग्रुप में एंटर होने के लिए कुछ ये बदलाव करेगा या फिर नहीं। चाइना को ये सारे देशों में जो 11 देश हैं तो उनकी मार्केट में भी एक डीप एक्सेस मिलेगा, तो चाइना और ज़्यादा सामान बेच पाएगा। और इतना ही नहीं, यूके जैसे देश ने भी CPTPP में एंटर होने का एक प्रपोजल रखा है। तो यूके जैसे देश और नए देश भी जो भी ऐड होंगे फ्यूचर में, तो उनकी मार्केट में भी चाइना को एक ईजी एक्सेस मिल पाएगा। सिर्फ बिजनेस नहीं, चाइना का पॉलिटिकल जो स्टेचर है वो भी यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपांड होगा, और ज़्यादा ताकतवर बनेगा चाइना। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं, लेकिन बिजनेस रिलेशन जो है वो चाइना काफ़ी मजबूत रख रहा है। ताइवान की एंट्री नहीं होने देगा, तो चाइना के लिए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है विन विन सिचुएशन ही है। और ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा चाइना जब इसका मेंबर बन जाएगा। तो चाइना के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इस रीजन में, पूरे एशिया पैसिफिक में काफ़ी डोमिनेंट हो जाएंगे, और इंडिया, USA जैसे देशों के लिए
इंडो पैसिफिक को अपने कंट्रोल में रखना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. डियर फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर साहब यूएसए की विजिट पर हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ के सीईओज़ के साथ मुलाकात की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स को मिले. इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के सीईओज़ को भी मिले. तो आप एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये न्यूज़ को देख लीजिएगा. कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है वैक्सीन मैत्री, और आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू टुमारो 8 AM. Right? Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.